हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मेकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबके लिए 4 नवंबर की बेस्ट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया पेन और पेपर अपने साथ में रखें ताकि आने वाली जो भी जानकारियां हैं वो उसे आप बाकायदा नोट कर सकें और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रख सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन जिन गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते हैं उनके लिए वो यूज़फुल हो सके। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मेरा इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं और मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में होते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन रिसेंटली। अभी रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी ये सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन मतलब छोटा सा ट्रेन है जो बेसिकली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। एक पुराने तरह का एक ट्रेन बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये इंजन जो है एक विंटेज स्टीम इंजन है जो पहले चला करता था। तो इस स्टीम इंजन का एक ट्रेन बनाया गया है जिसके पीछे कुल 3 बोगियां हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे में 3 बोगियां हैं। 3 बोगियां वाला एक ट्रेन बना है जिससे टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया जा सके केरल में। और ये कहाँ बना है? केरल के एक वेल्ली, ठीक है, वेल्ली ज़िले में ये टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका टोटल खर्च कितना पड़ा? इसे टोटल 10 करोड़ रुपीस में बनाया गया है जिसका डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और टोटल इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं एट अ टाइम? तो ये है 45 लोग एट अ टाइम इसमें बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसको उद्घाटन किसने किया था? इसको उद्घाटन करने वाले यहाँ के सीएम पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन ने इन्हें लॉन्च किया था। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और केरल किस किस कारणों से न्यूज़ में रहा इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी के रखिए। केरल की 2 स्कीम्स चलती है, एक का नाम है विजया विजया मृथम। ठीक है, विजया मृथम। और दूसरा है सहचारी। ठीक है, विजयामृतम एंड सहचारी, ये 2 स्कीम्स यहाँ की चल रही हैं। और केरल के ही एक जिले कुट्टूर, केरल का एक जिला है कुट्टूर, जहाँ पे हाथियों के पुनर्निर्वास के लिए एक सेंटर बनाया गया है जो इंडिया का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसे कहा जा रहा है। हाथियों के पुनर्निर्वास के लिए जो सेंटर बना है वो केरल के कुट्टूर में बना है। ठीक है, और वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है ये कहाँ बन रहा है? ये केरल के ही कोझिकोडे जिले में बन रहा है। कोझिकोडे जिले में ही बन रहा है। ठीक है, और केरल की सरकार ने ही एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है फोन के फ़ोन, जो फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट देने की बात है कि वहाँ के जितने स्टेट के जितने सारे सिटीजन्स हैं उनको फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा। एक और था, केरल की गवर्नमेंट ने ही कुदुम्बश्री कुदुम्बश्री होटल लॉन्च किया था। ठीक है, और एक कैंपेन भी इन्होंने चलाया था कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, दैट इज़ ब्रेक द चेन। ठीक है, ब्रेक द चेन कैंपेन चलाने वाला कौन था? ये केरल की गवर्नमेंट ही थी। और केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला पहला इंडिया का स्पेस टेक पार्क, ठीक है, पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खुल रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप हैज़
reached to port of Sudan with food aid as part of Mission Sagar 2. अब रिसेंटली इंडियन नेवल शिप का एक जहाज, ठीक है, सूडान के सूडान के पोर्ट में पहुंचा है, ठीक है, सूडान के पोर्ट में पहुंचा है थ्रू मिशन सागर 2, ठीक है, मिशन सागर 2। अब ये मिशन सागर क्या है? मिशन सागर के थ्रू क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन देशों तक अपनी सहायता मदद पहुंचा रही है किसी न किसी रूप में, ठीक है। ये मिशन सागर 2 जो है इसमें जो जहाज़ है वो जहाज़ है INS ऐरावत, ठीक है, INS ऐरावत। इस जहाज़ ने अपने साथ 100 टन खाना लेकर के इस पोर्ट, सूडान के पोर्ट में पहुंचा है, ठीक है, सूडान के पोर्ट में पहुंचा है ताकि वहाँ के जो जो पेंडेमिक के दौरान में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वहाँ पे खाने वाने को, तो उनको थोड़ा सा हेल्प किया जा सके इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो वहाँ सूडान से और ये और एक दो कंट्रीज़ में खाना को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसमें एरिट्रिया, साउथ सूडान और सूडान तीनों आते हैं, ठीक है, वहाँ तक ये खाना को पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और ये जो मिशन चलाया जा रहा है ये 2 मिनिस्ट्रीज़ के कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलाया जा रहा है, ठीक है। पहले मिनिस्ट्री क्या है? पहली मिनिस्ट्री है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके हेड कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये मिशन 2 को चलाया गया था, ठीक है, चलाया गया है रिसेंटली। अब ये खाना लेकर के 100 टन फूड एड लेकर के कहाँ पहुँचा है? सूडान के पोर्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे INS की बात हो रही है, INS ऐरावत की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकर करें कि इसे कमीशन किया गया था 2009 में, ठीक है। और इसे बनाया किसने था? इसे बनाने वाला GRSE, ठीक है, गार्ड एंड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियर्स लिमिटेड, ये है इसका फुल फॉर्म GRSE, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। और ये GRSE बना कब था? ये 1884 में बना था, ठीक है, ये 1884 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अभी रिसेंटली GRSE ने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसने अभी रिसेंटली फास्ट पेट्रोल वेसल्स बना करके दिए हैं। किसे? हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को बना करके दिए हैं, जिसमें से नाम क्या है? एक है ICGS प्रियदर्शनी, ठीक है, ICGS दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप प्रियदर्शनी, ठीक है। दूसरा है ICGS एनी बेसेंट, ठीक है, ICGS एनी बेसेंट, ठीक है। और तीसरा है अमृत कौर, ICGS अमृत कौर, ठीक है, ICGS अमृत कौर। और चौथा है ICGS कनकलता बरुआ, ICGS कनकलता बरुआ, ठीक है, ICGS कनकलता बरुआ। ये 4 ICGS जो इंडियन कोस्ट गार्ड को GRSE ने अभी तक डिलीवर किया है, ठीक है। और एक और बात जान करके, कुछ दिन पहले इन्होंने एक और जहाज बना करके इंडियन नेवी को दिया था, जिसका नाम था INS कवारती, ठीक है, INS कवारती। इसको इंडियन नेवी को बना करके इन्होंने डिलीवर किया था। तो इतने सारे काम GRSE ने किए हैं रिसेंटली, इसे आप याद रखिए। और हमारे इंडियन नेवी के चीफ कौन है अभी? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह जो हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर देयर इन द वर्ल्ड susceptible to water risk released by WWF
वाटर रिस्क फिल्टर। ठीक है, रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, उस रिपोर्ट के थ्रू ये बताया गया है कि दुनिया के ऐसे कुछ शहरों को चुना गया है जहाँ पे आने वाले कुछ समय में वाटर क्राइसिस हो सकती है, मतलब वहाँ पे जो जल संसाधन है उसकी कमी हो सकती है, ठीक है, जो एक तरह से खतरे की निशानी है। तो ऐसे कितने शहरों को चुना गया है वर्ल्ड के, तो ऐसे 100 सिटीज़ को रखा गया है इस वाटर रिस्क में। ठीक है, इस वाटर रिस्क में रखा गया है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के भी कुछ शहरों के नाम इसमें से हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ही ये है कि कितने सारे सिटीज़ को इंडिया के इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये है 30 सिटीज़ को इंडिया की सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है जो आगे चल करके आने वाले सालों में वाटर क्राइसिस में पड़ सकती हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है वाटर रिस्क पे। ठीक है, तो ये एक तरह का सर्वे कराया गया था। ठीक है, जिसमें से हमारा जो एक प्यारा शहर है जयपुर, ठीक है, जो 45वें 45th रैंक पर है। ठीक है, इस इंडेक्स में, इस लिस्ट में। उसके बाद आता है इंदौर, ठीक है, जो 75वें रैंक पे है। और एक और है जो थाने, और पीछे में बहुत सारी ऐसी भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनका नाम है। ऐसे टोटल 30 सिटीज़ हैं जिनको हमारे इंडियन सिटीज़ हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या इंडिया की तरफ से ही है क्या कुछ, या फिर बाहर के भी हैं? हाँ, बाहर के बहुत सारे सिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें से बहुत फेमस सिटी का नाम आप जानते ही होंगे, चाइना का बीजिंग, देन जकार्ता, देन जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, इन सारे सिटीज़ को भी इस लिस्ट में रखा गया है जो आने वाले समय में वाटर रिस्क पर हैं। अच्छा, इसका कारण क्या हो रहा है? इसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे अभी तक की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2020 तक की वर्ल्ड की, वो है 17%। ठीक है, 17%। लेकिन अभी ये एक अनुमान के द्वारा ये पता लगाया गया है कि ये आगे चल करके 2050 तक, 2050 में ये बढ़ करके 51% ग्रोथ हो जाएगी हमारे पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आ सकती है। ठीक है, इस वजह से बताया जा रहा है। तो कितने शहर हैं इंडिया के? 30। ठीक है, और ये जान करके रखिए कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, एफ फॉर फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF। इसे लॉन्च कब किया गया था? सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, और ये भी जान करके रखिए कि जो WWF वाटर रिस्क फिल्टर कब पहली बार लॉन्च किया गया था, तो ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2012 में। ठीक है, 2012 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है। जर्मनी के बर्लिन में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बिल्डिंग ऑफ भीमसेन आदर्श हाई सेकेंडरी स्कूल built with Indian assistance has been inaugurated in which country? अभी रिसेंटली एक स्कूल का इनाग्रेशन किया गया है जिसको बनाने में इंडिया ने हेल्प की है। एक ऐसा देश है जो इंडिया का पड़ोसी देश है, जहाँ पे एक स्कूल बनाया गया है हायर सेकेंडरी के लिए, जिसका नाम दिया गया है भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये इंडिया की मदद से बनाया गया है। ये कौन से देश में बनाया गया है? तो ये देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल में बनाया गया है। और ये नेपाल के कहाँ बनाया गया है? ये नेपाल के नवलपुरी, ठीक है, नवलपुरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है ये स्कूल। ठीक है, और ये जो स्कूल का काम हुआ है, ठीक है, ये एक अथॉरिटी ने मिलकर के किया है, जो नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, इन्होंने मिलकर के बनाया है। जो एक नेपाल और भारत के बीच के जो एक अथॉरिटी है, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इन्होंने ही मिलकर के इसका इनाग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, वर्चुअली इसे
लॉन्च किया, इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी है 25.83 मिलियन नेपाली रुपीस। ठीक है, 25.83 मिलियन नेपाली रुपीस इसकी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल क्या है आप सभी को पता होगा, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी। और ये बताता चलो कि विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की सेकंड प्रेसिडेंट हैं और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। और यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम हैं जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये भी बात जानकर रखिए कि हमारे तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से, नेपाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, एम्बेसडर कौन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नेपाल में? उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा, ये वहाँ के एम्बेसडर हैं इंडिया की तरफ से। एक नेपाल के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण हम किसके साथ? नेपाल के साथ में करते हैं। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first corporate partner of EDX from India to offer massive open online courses? ठीक है, सबसे पहले आप जानकर कहिए कि ये EDX क्या होता है। ठीक है, ये EDX क्या होता है? एक्चुअली EDX एक ऑनलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री कोर्सेज, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है सभी पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो पहली बार इंडिया में फर्स्ट पार्टनर किसे बनाया है इन चारों में से? तो अभी रिसेंटली इसे EDX ने अपना पहला पार्टनर बनाया है SBI को। ठीक है, SBI बनने जा रहा है EDX का फर्स्ट पार्टनर। ठीक है, फर्स्ट कॉर्पोरेट पार्टनर बनने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि इसमें बहुत तरह की कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं और इसके लिए किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी हो सकते हैं, वहाँ जा कर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बहुत सारी कोर्सेज हैं, वहाँ जा कर के आप सीख सकते हैं। तो इसमें अब SBI इस भी अपने कुछ कोर्सेज लॉन्च करेगा। ठीक है, SBI भी अपनी कुछ कोर्सेज लॉन्च करेगा, जिसमें से अभी रिसेंटली 3 कोर्सेज को SBI ने मंजूरी दी है। जिसमें से पहला है अनलीजिंग क्रिएटिविटी एट वर्क प्लेस। दूसरा है रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। और तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये जान करके रखिए कि तीन कोर्सेज अभी तक SBI ने लॉन्च किया है, जिसका टाइम है 4 से 6 वीक्स के अंदर में ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं EDX के बारे में। EDX का फाउंडर एंड CEO कौन है? EDX के फाउंडर एंड CEO हैं अनंत अग्रवाल। ठीक है, अनंत अग्रवाल यहाँ के EDX के फाउंडर एंड CEO है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मैसेच्यूसेट्स US में। ठीक है, मैसेच्यूसेट्स US में। और SBI के बारे में थोड़ी जानकारी आप रखते हैं कि रिसेंटली SBI के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? SBI के चेयरमैन के रूप में चुना गया है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, इन्हें चुना गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर SBI का मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन
जुलाई 1955 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले इम्पीरियल इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 3 बैंकों से मिलकर बना था। पहला बैंक बैंक ऑफ मद्रास, दूसरा बैंक बैंक ऑफ कैलकाटा और तीसरा बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, 3 बैंकों को मिलकर के ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसको लास्ट में चेंज कर किया कब किया गया? 1955 में, और इसे नाम क्या दिया गया? SBI। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा भी आंसर भी हो गया SBI। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश प्रसाद सिंह द सिक्स्थ एंड शॉर्टेस्ट सर्व्ड चीफ मिनिस्टर passed away recently. He is from which state? रिसेंटली सतीश प्रसाद सिंह जो थे उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। ये किस स्टेट के सबसे कम समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति थे? और वो 6वें चीफ मिनिस्टर थे उस स्टेट के। ये स्टेट है बिहार। ठीक है, बिहार के ये सबसे कम समय के लिए बनने वाले CM थे और 6वें नंबर के CM थे, सतीश प्रसाद सिंह। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं कि बिहार में फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी खुलने जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन, उसके लिए पहली ऑब्जर्वेटरी कहाँ खुल रही है? बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन मछली के लिए पहली ऑब्जर्वेटरी बन रही है। ठीक है, और इसके बारे में और भी क्या हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन, देश का फर्स्ट ट्राइबल जो जनजातीय महिला होती हैं उनका पुलिस बटालियन पहली बार बनाने वाला जो स्टेट है वो है बिहार। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया है? स्वाभिमान वाहिनी। स्वाभिमान वाहिनी। ठीक है, स्वाभिमान वाहिनी नाम दिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके बारे में और जान करके रखिए कि एक कैंपेन इन्होंने चलाया था पर्यावरण से रिलेटेड, प्यार का पौधा। ठीक है, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाएं। ठीक है, तो ये कैंपेन बिहार के द्वारा चलाया गया था। और नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंकिंग स्टेशन भी बिहार में है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या जान सकते हैं आप? एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह होगी। ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बक्सर से भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, ये इन दोनों के बीच, इन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बन रहा है और ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। और यहाँ के CM तो आपको पता ही है, नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब इसे आप याद रखिएगा और आप इसे लिखते हुए चलिए। आशा करता हूँ आप सब कुछ नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। ये हैं वो महाशय। ठीक है, इनका नाम है शेन वॉटसन। ठीक है, शेन वॉटसन, जो भी IPL खेल रहे थे कुछ दिन जब तक ये लास्ट मैच हुआ, उसके बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है कि अब ये क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसे आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के PM हैं, याद रखिएगा। और एक बात बताता चलूँ,
ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, तो वो पार्शली आज़ाद हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम कॉलोनी बन करके ही रहना चाहते हैं यूके के। मतलब सरकार तो वहाँ पे चलेगी ऑस्ट्रेलिया की, बट उसमें जो रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया था कि हम कॉलोनी बन करके ही रहना चाहेंगे यूके, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे वो अपने चीफ के तौर पे जो यूके की महारानी हैं उनको ही मानते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कमीशन Competition Commission of India, that is CCI, has approved the acquisition of general insurance business of Bharti AXA General Insurance Company Limited by which of the following? Recently CCI ने भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको किसके साथ विलय के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है ICICI लोम्बार्ड, ठीक है। ICICI लोम्बार्ड ने अभी रिसेंटली भारतीय अक्सा को एक्वायर कर लिया है पूरी तरह से, और इसकी मंजूरी कौन दिया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है। इसकी मंजूरी देने के लिए उनके पास में किस एक्ट के थ्रू उन्हें दिया गया है, ये आपके लिए एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। 31 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2002, ठीक है। कंपनीज एक्ट 31 सबसेक्शन 1 2002, ये याद रखिएगा। आपका इस सेक्शन के थ्रू ये मर्जर को मंजूरी दी है CCI ने, ठीक है। अक्सा इंश्योरेंस के बारे में, भारतीय अक्सा के बारे में थोड़ा जान करके रखिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ था, ठीक है, 2008 में हुआ था। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं संजीव श्रीनिवासन, संजीव श्रीनिवासन, ठीक है। संजीव श्रीनिवासन इसके CEO हैं, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ICICI लोम्बार्ड की बात हो रही है, तो ICICI लोम्बार्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के रखिए कि ICICI लोम्बार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, ठीक है, 2001 में हुआ था। और इसके MD और CEO कौन है? भार्गव दासगुप्ता, भार्गव दासगुप्ता, ठीक है। भार्गव दासगुप्ता इसके MD और CEO है। और इसका फेमस टैग लाइन है क्विक इजी स्मार्ट, क्विक इजी स्मार्ट, ठीक है। क्विक इजी स्मार्ट इसका टैग लाइन है, इसे आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और ये जो इंश्योरेंस अथॉरिटी होती है, जो जनरल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वगैरह किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो रेगुलेट किया जाता है IRDAI, ठीक है, IRDAI के द्वारा। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। IRDAI का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है, 1999 में हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया, सुभाष चंद्र खुंतिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलास्ने ओटारा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी बार एक प्रेसिडेंट बने हैं एलास्ने ओटारा, किस कंट्री के बने हैं? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है आइवरी कोस्ट, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है? आइवरी कोस्ट। ये वहाँ के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं तीसरी बार, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है यमोसुक्रो,
यमो सुक्रो, ठीक है। और इसकी करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे फ्रैंक चलता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये कैपिटल है इसकी और इसका करेंसी है फ्रैंक, याद रखिएगा। साथ साथ ये भी बताना, चलो जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको सेचल्स दिख रहे हैं, सेशल्स दिख रहा है, इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया। और यहाँ पे क्या चलता है, सेशल्स रुपी, सेशल्स रुपी, ठीक है। और जिम्बाब्वे आपको दिख रहा होगा, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, ठीक है, हरारे यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, हरारे यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे चलता है डॉलर, ठीक है, डॉलर चलता है। और लास्ट में एरिट्रिया, एरिट्रिया का कैपिटल है अस्मारा, ठीक है, अस्मारा, ओके। पेन भी नहीं चल रहा है, अस्मारे से आप लिख लीजिएगा। और इसका करेंसी क्या चलता है यहाँ पे, नकफा, नकफा, ठीक है, नकफा यहाँ पे चलता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स काले एंड सैल्वेज ऑडियो हैज़ वोन बेस्ट म्यूजिक अवार्ड फॉर विच मूवी एट 14th एशियन फिल्म्स अवार्ड, ठीक है। रिसेंटली अभी कार्स काले और सैल्वेज ऑडियो को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है 14th एशियन फिल्म्स में। तो ये कौन सी मूवी से रिलेटेड थे, तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है गली बॉय, ठीक है। गली बॉय के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, कार्स काले और सैल्वेज ऑडियो को बेस्ट म्यूजिक का, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि गली बॉय का डायरेक्टर कौन थे, तो गली बॉय का डायरेक्टर थी जोया अख्तर, ठीक है, जोया अख्तर इसकी डायरेक्टर थी, जिन्हें रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए, इसी मूवी के लिए ही मिला था, ठीक है। और बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड फिल्म फेयर जो 2020 में मिला वो गली बॉय को ही मिला था, ठीक है। साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि जब भी रिसेंटली एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर्स अवार्ड जो दिया गया है उसमें बेस्ट पिक्चर कौन सा था, पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट एक चाइनीज़ कंपनी थी, चाइनीज़ मूवी थी, जिसे ऑस्कर बेस्ट ऑस्कर मूवी का अवार्ड मिला था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था, जोकिन फोनिक्स, कौन थे, जोकिन फोनिक्स, ठीक है। ये जोकर मूवी के एक्टर थे जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, ठीक है। और पैरासाइट मूवी डायरेक्ट करने वाले कौन थे, बॉन्ग जोन हू, बॉन्ग जून हो, ये पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर थे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था ऑस्कर्स में, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव विच हैज़ लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशूज फेस्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स के द्वारा बहुत सारे इशूज मतलब प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, ठीक है। तो उसको फेस करने के लिए, उसे सबके सामने लाने के लिए, एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, सबका एक साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक करने के लिए एक स्कीम, एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कौन सा इनिशिएटिव है, इसका नाम है रायतू वेदिका। रायतू वेदिका जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने चलाया है, ये स्टार्ट कहाँ से किया है, ये स्टार्ट एक विलेज है कोंडन कांडला, ठीक है, कोंडन कांडला विलेज जो जनगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, जनगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे ये पहली बार ये चलाया गया जहाँ पे फार्मर्स के इशू को एक जगह एक प्लेटफॉर्म में ला करके उसे सॉर्ट आउट या उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जिसमें टोटल खर्च जो है वो 572.22 करोड़ रुपीज़ खर्च होंगे इसके अंदर। और क्या क्या होगा इसमें, हर जो भी किसान है जो रायतू वेदिका होगा उसके 2 रूम्स और 2 टॉयलेट्स भी बना करके देगी सरकार, ठीक है, टॉयलेट्स भी बना करके देगी सरकार। और मिशन भागीरथ के थ्रू टैप वाटर भी
टैप वाटर भी रायतू वेदिकास को पहुंचाया जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं तमिलई सौंदरराजन, तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसे आप याद रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये तेलंगाना जो था वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये कब तेलंगाना बना था? तो ये तेलंगाना जो बनाया गया था, पहली बार एग्जिस्टेंस आया था ये 2 जून 2014 में आया था, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल पार्क है मुर्गावनी नेशनल पार्क है यहाँ पे, और केबीआर नेशनल पार्क है, हैदराबाद में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें आप याद करते हुए चलिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वोन द एमिट लेही अवार्ड 2020? रिसेंटली अभी एमिट लेही अवार्ड किसे दिया गया है? इसे पाने वाले अभी जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम है दिनेश कटरे। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी बेस्ट लीडरशिप के लिए, जिससे डिजिटाइजेशन किया जा सके। इनकी एक टीम थी, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी जिसके थ्रू जिन लोगों ने डिजिटालय, ई लाइब्रेरी, आर्काइविंग सिस्टम्स वगैरह डेवलप किया, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके लीडरशिप के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर देते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं आपको, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर है और ये दिनेश कतरे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनके बारे में और बताता चलूँ कि ये सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप के, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं आप। लेविस हैमिल्टन वोन द 2020 एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स F1 एमिरेट्स ग्रैंड प्रीमियम डेल एमिलिया रोमागना 2020 रिसेंटली। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा। ये जो ग्रैंड प्रिक्स होता है, जो F1 रेसिंग जो होती है, ये रिसेंटली इटली में हुआ। तो ये इटली में जहाँ हुआ है ये है रोमांगा, ठीक है, वहाँ पे हुआ है ये ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे आप याद रखिएगा। रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लेविस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ठीक है, मर्सिडीज़ के ड्राइवर। और इन्हें बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। ये इनका 93rd अचीवमेंट है, 93rd, ठीक है। इस साल की मैक्सिमम F1 रेसेस जीतने वाले यही हैं। और ये पूछा गया है कि ये कौन सी गाड़ी चलाते, किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते, तो वह है मर्सिडीज़। और ये भी पूछा जा सकता है किस देश के हैं, तो ये ब्रिटिश हैं, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम के ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? अभी एक बुक प्रकाशित हुई है, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ठीक है। तो इसे लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं तमल बंदोपाध्याय। बेसिकली इस बुक में क्या है कि इस बुक में जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे देश में कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आ रही हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, क्या क्या कारण है और क्या क्या इसके रिजॉल्व हो सकते हैं। तो उसके बारे में सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की गई हैं। और इसको लिखने वाले कौन है? तमल बंदोपाध्याय, ठीक है। साथ साथ ये भी याद करके रखिए कि और भी कुछ बुक्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। एक बुक है रॉ, ठीक है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। ये आप लिख लीजिएगा। इस बुक का नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, जिसको लिखा है यतीश यादव ने, ठीक है, यतीश यादव ने। जो हमारी रॉ एजेंसीज है, कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, ये इसके बारे में ये बुक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट है एक बुक आई थी आवर ओनली होम, ठीक है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये लिखा था दलाई लामा,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दलाई लामा ने ये बुक लिखी थी, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है। और एक बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है। ये लिखा था द फेमस चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत ने ये लिखा था, इसे याद रखिएगा। ठीक है। और एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड लिखने वाले कौन थे? हमारे सेलिब्रिटी शेफ हैं ये, विकास खन्ना। ठीक है, विकास खन्ना, इन्होंने ये बुक लिखी थी किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका सही आंसर है तमल बंदोपाध्याय। ठीक है। तो आज का यही 14 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसे आप डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और डेली मैं आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स बनाता रहूँगा और आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।